साथियों नमस्कार। आंजने क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार जिनका हम विश्लेषण करेंगे और जो प्री और मेंस दोनों में जिनके आने की संभावनाएं हैं। तो पहले हम देखते हैं पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने की मांग। कई राज्य पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान ने कहा है कि वह अगले वित्त वर्ष से राज्य में पूर्ववर्ती पेंशन योजना को वापस लाएगा और साथ ही छत्तीसगढ़ भी इस नीति का पालन कर सकता है। केरल, आंध्र प्रदेश और असम सरकारों ने भी पूर्ववर्ती पेंशन योजना के संबंध में समितियों का गठन किया है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है। इस प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में सशस्त्र बलों को छोड़कर की थी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को सरकार के लिए पेंशन देनदारियों से छुटकारा पाने के तरीके के रूप में लॉन्च किया गया था। नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन किया गया था। एनपीएस ग्राहकों सरकारी कर्मचारियों को यह तय करने की अनुमति है कि वे अपने कैरियर में पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान कर अपना पैसा किस प्रकार निवेश करना चाहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी का उपयोग नियमित आय हेतु वार्षिकी एन्युटी खरीदने के लिए कर सकते हैं। एनपीएस का देश में पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कार्यान्वित एवं विनियमित किया जा रहा है। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्थापित नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एनपीएसटी एनपीएस के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है। विशेषताएं क्या है इसकी? एनपीएस का ऑल सिटीजन मॉडल भारत के सभी नागरिकों एनआरआई सहित नॉन रेसिडेंट इंडियंस सहित को 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच एनपीएस में शामिल होने की अनुमति देता है। यह एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी सरकार के समान योगदान के साथ वेतन से अपने पेंशन कोष में योगदान करते हैं। वर्ष 2019 में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास पेंशन फंड और निवेश पैटर्न का चयन करने का विकल्प है। सेवानिवृत्ति के समय वे कुल राशि का 60% निकाल सकते हैं जो कर मुक्त है और शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाता है जिस पर कर लगता है। यहां तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकता है। पूर्ववर्ती पेंशन योजना या परिभाषित पेंशन लाभ योजना क्या है, इसे देखते हैं। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन आय का आश्वासन देती है। अंतिम आहरित वेतन का 50% के बराबर होती है। पेंशन पर होने वाला खर्च सरकार वहन करती है। वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था। जो पुरानी पेंशन योजना है उसके बारे में है पूर्ववर्ती पेंशन योजना। इसमें सेवानिवृत्ति के बाद आय का आश्वासन देती है। जो अंतिम वेतन होता है, लास्ट पे जितना होता है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता है। उस पर डीए भी कैलकुलेट होता है। पेंशन पर होने वाले खर्च जिस नंबर पेंशन में इसमें कोई जो कर्मचारी हैं उनको कोई अपना योगदान नहीं देना होता। पूरा खर्च ये सरकार वहन करती है। इस योजना को 2014 में बंद कर दिया गया था। और जो नई पेंशन स्कीम है उसके तहत क्या है कि 10% क्या कहते हैं उन्हें देना पड़ेगा कर्मचारियों को। और इसमें भारत के सभी नागरिक शामिल हो सकते हैं जो 18-70 वर्ष की आयु के हैं।
यहाँ तक कि NRIs भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों को एक 10% देना पड़ता है कम से कम, और जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उसमें से सिर्फ 60% निकाल सकते हैं। इस पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन 40% जो उनके द्वारा निवेश किया गया था उसको एन्युटी में क्या कहते हैं निवेश करना पड़ता है, जिस पर कर लगता है। पुरानी पेंशन योजना OPS के तहत कर्मचारियों को अंतिम आहरित वेतन, जो लास्ट पे सैलरी है, का आधा तथा उन्हें वर्ष में 2 बार महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ भुगतान निर्धारित तथा वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा OPS के तहत सामान्य भविष्य निधि जनरल प्रोविडेंट फंड का भी प्रावधान था। हालांकि NPS में कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% महंगाई भत्ते के साथ जमा करने की आवश्यकता होती है। यह कोई GPF लाभ नहीं है और न ही इसमें पेंशन की राशि तय है। इस योजना के साथ प्रमुख मुद्दा यह है कि यह रिटर्न आधारित तथा बाजार से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भुगतान अनिश्चित है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के व्यवस्थित विनियमन, इसे बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत कार्य करता है। यह विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे पेंशन फंड मैनेजर, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आदि की नियुक्ति का कार्य करता है। NPS के तहत पेंशन उद्योग के विकास, इसे बढ़ावा देने और नियंत्रण का कार्य करता है तथा अटल पेंशन योजना का भी प्रबंधन करता है। ध्यान रखें, अटल पेंशन योजना का भी प्रबंधन करता है। अब इसमें UPSC सिविल सेवा के सवाल इस पे बने थे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में सम्मिलित हो सकता है? केवल निवासी भारतीय नागरिक, B केवल 21 से 55 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति, C राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, D सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। इसका सही उत्तर है C राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक मसौदा 2022। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में अंटार्कटिक विधेयक पेश किया, जिसमें अंटार्कटिक की यात्राओं एवं गतिविधियों के साथ साथ महाद्वीपों पर मौजूद लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले संभावित विवादों को विनियमित करने हेतु प्रावधान की परिकल्पना की गई है। यह विधेयक भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। विधेयक विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्टूबर 2021 में भारत ने अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा और पूर्वी अंटार्कटिक एवं वेडल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों MPAs के रूप में नामित करने हेतु यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था। वेडल सागर कहाँ है? अंटार्कटिक में है। वेडल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित करने हेतु यूरोपीय संघ द्वारा सहप्रायोजित प्रस्ताव को
अपना समर्थन दिया था। इससे पहले अंटार्कटिक में 100 किलोमीटर लंबे हिमशैल जो तीव्रता से पिघल रहा है को औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो नाम दिया गया है। ग्लासगो नाम दिया गया, हिमशैल है ग्लासगो। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। विधेयक के तहत प्रावधान क्या क्या हैं? इस विधेयक के तहत सख्त निर्देशों और परमिट की एक प्रणाली सूचीबद्ध है जो सरकार द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से जारी की जाएगी, जिसके बिना किसी भी अभियान या व्यक्ति को अंटार्कटिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विधेयक के तहत प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, उत्सर्जन मानकों और सुरक्षा नियमों की निगरानी, कार्यान्वयन तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंटार्कटिक शासन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति स्थापित करने का प्रावधान है। कौन सी समिति? अंटार्कटिक शासन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति, इसकी स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक ड्रिलिंग, ड्रेसिंग, उत्खनन एवं खनिज संसाधनों के संग्रह या यहां तक कि खनिज भंडार की पहचान करने संबंधी गतिविधियों पर भी रोक लगाता है। यहां केवल परमिट के साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत स्थानिक पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर सख्त रोक रहेगी, जिसमें हेलीकॉप्टर का उड़ान, उतरना, पक्षियों को परेशान करने वाले आग्नेय अस्त्रों का उपयोग करना, अंटार्कटिक की स्थानिक मृदा या किसी भी जैविक सामग्री को हटाना और ऐसी अन्य गतिविधियों में संलग्न होना शामिल है जो कि पक्षियों एवं जानवरों के आवास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे जानवर, पक्षी, पौधे या सूक्ष्म जीव जो अंटार्कटिका के स्थानिक नहीं हैं को पेश करना भी प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को कारावास के साथ साथ दंड का भी प्रावधान किया गया है। यह विधेयक भारतीय टूर ऑपरेटर्स को परमिट प्राप्त करने के बाद ही अंटार्कटिक में काम करने के लिए सक्षम बनाता है या प्रावधान करता है। अंटार्कटिक में कुल 40 अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। कितने हैं? 40 अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, जिनमें भारत के मैत्री और भारती भी शामिल हैं। भारत के 2 हैं, मैत्री और भारती। भारतवर्ष 1983 में अंटार्कटिक संधि का हस्ताक्षर करता है। भारत अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधन के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग जैसी संधियों का भी हस्ताक्षर करता है। दोनों सम्मेलन भारत को महाद्वीप की प्राचीन प्रकृति के संरक्षण में मदद का आश्वासन देते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के 2 अनुसंधान केंद्र मैत्री 1989 में स्थापित शिरमाकर हिल्स में है। भारती 2022 में स्थापित किया गया था। ये लॉर्से मैन हिल्स में है। इम्पोर्टेंट है। भारती कहाँ पर है? लॉर्से मैन हिल्स पर। मैत्री 1989 में स्थापित किया था, शिरमाकर हिल्स पर है। भारत द्वारा अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अब तक यहाँ 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए जा चुके हैं। आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्वालबार्ड में हिमाद्री स्टेशन के साथ भारत ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध करने वाले देशों में एक विशिष्ट समूह में शामिल है। स्वालबार्ड में हिमाद्री स्टेशन के साथ। अंटार्कटिक पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। इसमें भौगोलिक रूप से दक्षिणी ध्रुव शामिल है और यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और 14 लाख वर्ग किलोमीटर या 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम एक बहुअनुशासनात्मक, बहुसंस्थागत कार्यक्रम है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर
अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च के नियंत्रण में है। भारत ने आधिकारिक रूप से अगस्त 1983 में अंटार्कटिक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। ये अंटार्कटिक का मैप है। ये है वेडल सी, उत्तर पश्चिम में, अंटार्कटिक के उत्तर पश्चिम में है वेडल सी। यह अंटार्कटिक पेनिनसुला है। माउंट विल्सन, ओस्टोक स्टेशन, ये रूस का है। रॉस सागर, यह अंटार्कटिक के दक्षिण में है। अच्छा, चंडीगढ़ संबंधी प्रस्ताव। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब में हस्तांतरित करने की मांग की गई है। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद तब और बढ़ गया जब केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पंजाब सर्विस रूल्स की जगह सेंट्रल सर्विस रूल्स अधिसूचित किया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से किया गया था, जिसमें पंजाब राज्य को हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी कब और कैसे बनी? भारत के विभाजन के बाद भारत सरकार लाहौर की तरह भारत में पंजाब के लिए खूबसूरत और मॉडर्न राजधानी बनाना चाहती थी। इसी समय चंडीगढ़ के विचार की परिकल्पना की गई। वर्ष 1966 में राज्य को पंजाब और हरियाणा में विभाजित कर दिया गया। कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते थे। हरियाणा राज्य के गठन तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना रहा। पंजाब के पुनर्गठन के दौरान केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि हरियाणा राज्य को अपनी राजधानी मिलेगी। वर्ष 1970 में केंद्र ने घोषणा की कि चंडीगढ़ राजधानी परियोजना क्षेत्र समग्र रूप से पंजाब में जाना चाहिए। हरियाणा से कहा गया था कि वह 5 साल तक चंडीगढ़ में कार्यालय और आवासीय आवासों का उपयोग तब तक करे जब तक कि वह अपनी राजधानी नहीं बना लेती। लेकिन चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा क्योंकि हरियाणा द्वारा अपनी राजधानी नहीं बनाई गई। पंजाब की राजधानी विकास और विनियमन अधिनियम 1952 के अनुसार चंडीगढ़ में संपत्तियों को पंजाब व चंडीगढ़ के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच राजीव लोंगोवाल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब में हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की तथा 26 जनवरी 1986 को वास्तविक हस्तांतरण की तारीख तय की गई। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के 1 महीने से भी कम समय के अंदर ही लोंगोवाल की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेश प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। संविधान के भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा संविधान के मूल संस्करण में नहीं थी, बल्कि यह संविधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत में नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
बनाने की संवैधानिक शक्ति की पूरी तरह से भारत की संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत में नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संवैधानिक शक्ति पूरी तरह से भारत की संसद के पास है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब को राज्यपाल समवर्ती रूप से चंडीगढ़ का भी प्रशासक है। पंजाब का राज्यपाल समवर्ती रूप से, समवर्ती मतलब सम्मिलित रूप से, चंडीगढ़ का भी प्रशासक है। केरल का राज्यपाल समवर्ती रूप से लक्षद्वीप का भी प्रशासक है। कथन एक ही सही है क्योंकि केरल का राज्यपाल अलग होता है और लक्षद्वीप में प्रशासक है, गवर्नर अलग से नियुक्त किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। केवल एक सही है। वर्ष 1966 में हरियाणा का गठन पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों से किया गया था। बाद में चंडीगढ़ को एक मुख्य आयुक्त, एक सेवारत नौकरशाह द्वारा प्रशासित किया गया। 1 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूर्व संध्या पर मुख्य आयुक्त प्रणाली को बंद कर दिया गया। 1 जून 1984 में मुख्य आयुक्त प्रणाली को बंद कर दिया गया पंजाब में, चंडीगढ़ में। इस प्रकार पंजाब के राज्यपाल द्वारा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभालने की प्रथा शुरू हुई। लक्षद्वीप का एक अलग प्रशासक है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय कावरत्ती में है। भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI गंभीर सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गया है। इसके कार्यों एवं निष्क्रियता ने इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों में सुधार के प्रयास के रूप में मुख्य न्यायाधीश ने एक अम्ब्रेला स्वतंत्र एवं स्वायत्त जांच एजेंसी का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। CBI क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच संबंधी शक्ति प्राप्त होती है। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर अधिनियम समिति 1962 से 64 द्वारा CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संस्थानम समिति द्वारा सिफारिश की गई थी इसकी। CBI केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। राजनीतिक हस्तक्षेप। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CBI के कार्यकलापों में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप किए जाने के कारण इसकी आलोचना की थी और इसे अपने स्वामी की आवाज में बोलने वाला पिंजरा बंद तोता कहा था। इसका दुरुपयोग प्रायः सरकार द्वारा अपने गलत कार्यों को छुपाने, गठबंधन के सहयोगियों पर दबाव बनाने और राजनीतिक विरोधियों को उत्पीड़न के लिए किया जा रहा है। मौजूदा समय में एक ही घटना की कई एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है, जिससे अक्सर सबूत कमजोर पड़ जाते हैं, बयानों में विरोधाभास होता है और बेगुनाहों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। कर्मियों की भारी कमी। इसका एक मुख्य कारण CBI के कार्य बल का सरकार द्वारा कुप्रबंधन है, जो अक्षम और बेवजह पक्षपाती भर्ती नीतियों के माध्यम से होता है, जिसका इस्तेमाल इच्छित अधिकारियों को लाने के लिए किया जाता है।
जो कि संगठन की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। सीमित शक्तियां। जांच हेतु सीबीआई सदस्यों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार की सहमति के अधीन है। इस प्रकार सीबीआई द्वारा जांच की सीमा को सीमित किया जाता है। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर के कर्मचारियों पर जांच या जांच करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में एक बड़ी बाधा है। कानून प्रवर्तन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? स्वतंत्र अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन का निर्माण। सीजेआई ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जैसी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने का प्रस्ताव रखा है। उसके संगठन का नेतृत्व किसी एक समिति द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा सीबीआई निदेशक को नियुक्त किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन और जांच हेतु अलग एवं स्वायत्त विंग रखना एक अतिरिक्त अंतर्निहित सुरक्षा है। नियुक्ति समिति द्वारा संस्थान के प्रदर्शन की वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तावित कानून में एक उचित जांच और संतुलन का प्रावधान होगा। अम्ब्रेला जांच निकाय हेतु प्रस्तावित केंद्रीय कानून को राज्यों द्वारा उपयुक्त रूप से दोहराया जा सकता है। लैंगिक समानता लाना। आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। लंबे समय से लंबित पुलिस सुधारों को लागू करने और लंबित मामलों से निपटने की आवश्यकता है। लघु बचत योजनाएं। हाल ही में सरकार ने मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर के कारण वर्ष 2022-23 अप्रैल-जून की पहली तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सार्वजनिक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सहित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। लघु बचत योजना ये भारत में घरेलू बचत के प्रमुख स्रोत हैं और इसमें 12 उपकरण प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। इसमें जमाकर्ताओं को उनके धन पर सुनिश्चित ब्याज मिलता है। सभी लघु बचत प्रपत्रों इंस्ट्रूमेंट्स से संग्रहित राशि को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी घाटे में वृद्धि की वजह से उधार की उच्च आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटी बचत सरकारी घाटे के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी है। लघु बचत उपकरणों को 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। डाक जमा, इसमें बचत खाता, आवर्ती जमा, अलग अलग परिपक्वता की सावधि जमा और मासिक आय योजना शामिल है। बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाण पत्र NSC और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र की सामाजिक सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दरों का निर्धारण। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कि समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉन्डों में संचलन के अनुरूप होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर दरों की समीक्षा की जाती है। लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ समिति 2010 ने छोटी बचत योजनाओं के लिए बाजार संबद्ध ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था। किसने दिया था?
श्यामला गोपीनाथ समिति कब स्थापित की गई थी? 2010 में। शिव कुमार स्वामी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कर्नाटक के तुमकुर के सिद्धगंगा मठ में डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार स्वामी के 115वें जन्मदिन समारोह का उद्घाटन किया तथा गुरु वंदना समारोह में भाग लिया। शिव कुमार स्वामी तुमकुर में सिद्धगंगा मठ के लिंगायत वीर शैव आस्था के एक श्रद्धेय दृष्टा तथा श्री सिद्धगंगा मठ के लिंगायत धार्मिक प्रमुख थे। उन्होंने बागेश्वर के विचार को साकार करने के लिए 88 वर्षों तक कार्य किया तथा समानता, शिक्षा और लोगों को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें वॉकिंग गॉड के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2019 में उनका निधन हो गया। अब देखते हैं लिंगायत कौन है। लिंगायत शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एक विशिष्ट दीक्षा समारोह के दौरान प्राप्त लिंग भगवान शिव का एक प्रतिष्ठित रूप को अपने शरीर पर धारण करते हैं। लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक दार्शनिक कवि बागेश्वर के अनुयायी हैं। बागेश्वर जाति व्यवस्था और वैदिक रीति रिवाजों के खिलाफ थे। लिंगायत सख्त एक ईश्वरवादी हैं। वे केवल एक भगवान लिंग शिव की पूजा का आदेश देते हैं। लिंग शब्द का अर्थ मंदिर में स्थापित लिंग नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति द्वारा योग्य सार्वभौमिक चेतना है। लिंगायतों को वीर शैव लिंगायत नामक एक हिंदू उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उन्हें शैव माना जाता है। लिंगायत हिंदू धर्म से अलग धर्म की मांग क्यों करते हैं? लिंगायतों ने हिंदू वीर शैव से स्वयं को दूर कर लिया था, क्योंकि हिंदू वीर शैव वेदों का पालन करते थे तथा जाति व्यवस्था का समर्थन करते थे और बागेश्वर इसके विरुद्ध थे। वीर शैव 5 पीठों धार्मिक केंद्र के अनुयायी हैं, जिन्हें पंच पीठ भी कहा जाता है। इन पीठों को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों के समान ही माना जाता है। पारंपरिक नववर्ष त्योहार। भारत के राष्ट्रपति ने चैत्र शुक्लाद, गुड़ी पाड़वा, उगादि, चेटीचंड, बैसाखी, विशु, पुथंडू और बोहाग बिहू त्योहारों की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। बसंत ऋतु के ये त्योहार हैं नए साल की शुरुआत के प्रतीक हैं। चैत्र शुक्लाद यह विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे वैदिक हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। विक्रम संवत उस दिन से संबंधित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया और एक नए युग का आह्वान किया। गुड़ी पाड़वा और उगादि यह त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन के क्षेत्र में मनाए जाते हैं। उत्सव में भोजन मीठे और कड़वे मिश्रण से तैयार किया जाता है। गुड़ी महाराष्ट्र के घरों में तैयार की जाने वाली एक गुड़िया है। उगादि के लिए घरों में दरवाजे आम के पत्तों से सजाए जाते हैं, जिन्हें कन्नड़ में तोरणालू या तोरण कहा जाता है। चेटीचंड सिंधी चेटीचंड को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चैत्र माह को सिंधी में चेत कहा जाता है। यह दिन सिंधियों के संरक्षक संत उदयलाल या झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नवरेह यह कश्मीर में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है। इस दिन कश्मीरी पंडित चावल से भरे एक कटोरे के दर्शन करते हैं, जिसे धन और उर्वरता के प्रतीक माना जाता है। सजीबू चैरोबा मत्तेईस मणिपुर में एक जातीय समूह एक प्रमुख अनुष्ठान त्योहार है, जो मणिपुर चंद्र माह सजीबू
के पहले दिन मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। चापर कुट उत्सव मिजोरम का त्योहार है, मिजोरम में मनाया जाता है। खोंगजोम परबा गाथा गीत मणिपुर का है। एक और दो दोनों सही है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2007 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। यह एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। इस विकार के लक्षण जन्म के समय या बाल्यावस्था पहले 3 वर्षों में ही नजर आने लगते हैं। यह विकार व्यक्ति की सामाजिक कुशलता और संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह जीवन पर्यंत बना रहने वाला विकार है। इस विकार से पीड़ित बच्चों का विकास अन्य बच्चों से भिन्न होता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार करना। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की कुल संख्या 78,62,921 है, जिनमें से 5,95,089 बच्चे बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं। आनंद गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंद गोपाल जोशी की 157वीं जयंती मनाई गई 2 अप्रैल 2022 को। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में इसे सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की अधिशेष भूमि जोत के मुद्रीकरण के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम क्या है? NLMC एक ऐसी फर्म होगी जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास होगा। यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आएगी। प्रारंभिक पूंजी 5,000 करोड़। NLMC के कार्य संपत्ति का मुद्रीकरण। NLMC सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति के अधिशेष अप्रयुक्त भूमि का संपत्ति के रूप में मुद्रीकरण करेगा। सामरिक विनिवेश निगम इन भूमि जोत के मूल्य को अनलॉक करने के उद्देश्य से उन सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा जो परिचालन बंद कर चुके हैं या सामरिक विनिवेश के लिए लाइन में हैं। सलाहकार की भूमिका भी निभाएगा। सलाहकार की भूमिका NLMC एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करेगा। NLMC एक एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्य के रूप में मुद्रीकरण करेगा। NLMC राष्ट्रीय निवेश को बुनियादी ढांचा कोष तथा इन्वेस्ट इंडिया जैसे अन्य विशिष्ट सरकारी कंपनियों के समान योग्यता आधारित दृष्टिकोण के साथ निजी क्षेत्र के पेशेवरों को नियुक्त करेगा। मुद्रीकरण का क्या अर्थ है? जब सरकार अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संपत्ति के राजस्व अधिकारों को निजी संस्था को हस्तांतरित कर रही है। इस तरह के लेन देन में सरकार को निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान, संपत्ति से उत्पन्न राजस्व का नियमित हिस्सा पर संपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मुद्रीकृत संपत्ति के टाइटल अधिकार मिलते हैं। मुद्रीकरण के तरीके। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
एक कंपनी जो भूमि संपत्ति की मालिक है और इसका संचालन करती है के माध्यम से किया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के जरिए सरकार की संपत्ति का मुद्रीकरण भी किया जा सकता है। मुद्रीकरण के कारण क्या हो सकते हैं? राज्य सरकार राजस्व के नए स्रोत बनाने के लिए अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है। संस्थागत निवेशकों या निजी क्षेत्र को शामिल करके अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई संपत्ति की क्षमता को अनलॉक करने के लिए भी मुद्रीकरण किया जाता है। यह कार्य भविष्य के संपत्ति निर्माण के लिए संसाधन या पूंजी उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है, जैसे कि मुद्रीकरण से उत्पन्न धन का उपयोग नए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए करना। मुद्रीकरण के लिए वर्तमान में कितनी भूमि उपलब्ध है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अब तक सीपीएसई ने लगभग 3400 एकड़ जमीन के संभावित मुद्रीकरण का प्रस्ताव रखा है। उदाहरण के लिए मार्च 2020 में बीएसएनएल ने मुद्रीकरण के लिए कुल 24,980 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की पहचान की थी। इस बीच रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास देश में सबसे ज्यादा सरकारी जमीन है। रेलवे के पास 11 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध है, जिसमें 1.25 लाख एकड़ जमीन खाली है। रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ जमीन है। इसमें से लगभग 1.6 लाख एकड़ जमीन 62 सैन्य छावनियों के अंदर आती है, जबकि 16 लाख एकड़ से अधिक छावनी की सीमाओं से बाहर है। एनएलएमसी की संभावित चुनौतियां क्या हो सकती हैं? विभिन्न संपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव, सरकारी कंपनियों में निजीकरण की धीमी रफ्तार, ट्रेनों में हाल ही में शुरू की गई सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल में कम बोलियां इंगित करती हैं कि निजी निवेशकों की रुचि को आकर्षित करना इतना आसान नहीं है। फोर लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेशकों की दिलचस्पी कम। आगे की राह क्या हो सकती है? अवसंरचना विस्तार योजना की सफलता अन्य हितधारकों द्वारा उनकी उचित भूमिका निभाने पर निर्भर करेगी। इसमें राज्य सरकारें और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा निजी क्षेत्र शामिल हैं। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्य के वित्तीय उत्तरदायित्व कानून की फिर से जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त अंतर सरकारी समूह की स्थापना करने की सिफारिश की है। पारदर्शिता बनाए रखने पर संपत्ति मूल्य की पर्याप्त प्राप्ति की कुंजी है। हाल के अनुभव से पता चलता है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी में अपारदर्शी नीलामी, जोखिमों और अदायगी की अस्पष्ट समझ एवं सभी इच्छुक पार्टियों के लिए एक खुला क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में पीपीपी की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार को एक कुशल विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना चाहिए। विनिवेश क्या है? विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन। सरकार राजकोष पर राजकोषीय बोझ को कम करने या विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने हेतु विनिवेश करती है, जैसे कि अन्य नियमित स्रोतों से राजस्व की कमी को पूरा करना। सामरिक विनिवेश एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य इकाई, ज्यादातर निजी क्षेत्र की इकाई का हस्तांतरण है। साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री का तात्पर्य एक प्रकार का निजीकरण है।
विनिवेश आयोग रणनीतिक बिक्री को एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सीपीएसई के 50% तक के सरकारी शेयरधारिता के एक बड़े हिस्से की बिक्री के रूप में परिभाषित करता है या प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिशत के रूप में। वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग डीपम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू में रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री के लिए नोडल विभाग है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है? एनएमपी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की है। 4 साल की अवधि वित्त वर्ष 2022 से 25 इम्पोर्टेंट में सड़कों, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन आदि जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता है। शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षण संस्थानों का निजीकरण, नौकरशाही का आकार कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री या ऑफलोडिंग। भारत में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपायों के रूप में उपयुक्त में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है 3 और 4। नौकरशाही का आकार कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री या ऑफलोडिंग। हाल ही में खबरों में रहे स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स S4A शब्द का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा कथन करता है? यह सरकार द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं की पारिस्थितिक लागत पर विचार करने की प्रक्रिया है। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही है। बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं की वित्तीय संरचना को फिर से कार्यरत बनाने के लिए आरबीआई की एक योजना है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सरकार की एक विनिवेश योजना है। यह हाल में सरकार द्वारा लागू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसका सही उत्तर है बी। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं की वित्तीय संरचना को फिर से कार्यरत बनाने के लिए आरबीआई की एक योजना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संस्थानम समिति द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ एक सही है, दूसरा गलत है। सीबीआई गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं आता, जबकि ये आता है डीओपीटी के अंडर में। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अब सीबीआई क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच संबंधी शक्ति प्राप्त होती है। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संस्थानम समिति 1962-64 द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। सीबीआई केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के भारत के सभी नागरिकों को इसका हिस्सा बनने की अनुमति देती है। अनिवासी भारतीयों एनआरआईज
और भारतीय निवासियों को एनएसपी में शामिल होने की अनुमति है। केवल 60% सेवानिवृत्ति कोष को वापस लिया जा सकता है जो कर मुक्त होता है, वहीं 40% शेष को वार्षिकी में निवेश किया जाता है जिस पर कर लगता है। ये तीनों कथन सही हैं। इस प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2014 में सशस्त्र बलों को छोड़कर की थी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को सरकार के लिए पेंशन देनदारियों से छुटकारा पाने के तरीके के रूप में लॉन्च किया गया था। एनपीएस को देश में पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कार्यान्वित एवं विनियमित किया जा रहा है। एनपीएस का ऑल सिटीजन मॉडल 18 से 70 वर्ष की आयु के भारत के सभी नागरिकों तथा एनआरआईज को एनपीएस में शामिल होने की अनुमति देता है। यहाँ तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। यह एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी सरकार के समान योगदान के साथ वेतन से अपने पेंशन कोष में योगदान करते हैं। इसके बाद निधियों को पेंशन निधि प्रबंधकों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय वे कुल राशि का 60% निकाल सकते हैं जो कर मुक्त है और शेष 40% राशि को वार्षिकी में निवेश किया जाता है जिस पर कर लगता है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग के तहत कार्य करता है। यह निजी संस्थानों, संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा सदस्यता प्राप्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को नियंत्रित करता है। दोनों के दोनों कथन सही हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की व्यवस्थित विनियमन, इसे बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था। यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन स्कीम जिसके अभिदाताओं में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, निजी संस्थानों, संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल हैं का नियमन पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। यह विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे पेंशन फंड मैनेजर, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आदि की नियुक्ति का कार्य करता है। यह एनपीएस के तहत पेंशन उद्योग के विकास, इसे बढ़ावा देने और नियंत्रण का कार्य करता है तथा अटल पेंशन योजना का भी प्रबंधन करता है। अंटार्कटिका के संबंध में भारत अंटार्कटिका संधि प्रणाली में शामिल है। इसमें कथन सिर्फ 2 सही है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। इसमें भौगोलिक रूप से दक्षिण ध्रुव शामिल है और यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र के नियंत्रण में एक बहुविषयक बहुसंस्थागत कार्यक्रम है। भारत आधिकारिक तौर पर अगस्त 1983 में अंटार्कटिक संधि प्रणाली में शामिल हुआ। इस महाद्वीप पर भारत के 2 अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री 1989, भारती 2012। आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्वालबोर्ड में हिमाद्री स्टेशन के साथ भारत ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल है। लिंगायतों के संबंध में इसमें एक ही कथन सही है। लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक दार्शनिक कवि बागेश्वर के अनुयायी थे। लिंगायत बहुदेववादी नहीं है, एकेश्वरवादी हैं, इसलिए कथन 2 गलत है।
लिंगायत शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एक विशिष्ट दीक्षा समारोह के दौरान प्राप्त लिंग भगवान शिव के एक प्रतिष्ठित रूप को अपने शरीर पर धारण करता है। लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक, मार्ग दार्शनिक और कवि बागेश्वर के अनुयायी हैं। बागेश्वर जाति व्यवस्था एवं वैदिक रीति रिवाजों के खिलाफ थे। लिंगायत सख्त एक ईश्वरवादी हैं। वे केवल एक भगवान लिंग शिव की पूजा का आदेश देते हैं। लिंग शब्द का अर्थ मंदिर में स्थापित लिंग नहीं बल्कि सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति द्वारा योग्य सार्वभौमिक चेतना है। लिंगायतों को वीर शैव लिंगायत नामक एक हिंदू उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें शैव माना जाता है। तो साथियों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।